हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर में आप देखने जा रहे हैं सबसे पहले अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल था वह, और इसके बाद में इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, फ्राउनहोफर लाइन्स क्या होती है, D1 D2 D3 लाइन्स क्या होती है, क्लियर, कैसे मिलती है, किसने इन्वेंशन किया था, ये पूरे की पूरी थ्योरी आप देखने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल चल रहा था, तो जहाँ तक न्यूमेरिकल हो चुका है ठीक उसके आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए, तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, और फिर इसके बाद में आगे जो इस चैप्टर की कुछ थ्योरी बची हुई थी स्पेक्ट्रम वगैरह से रिलेटेड, वह जैसे फॉर एग्जांपल कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी हायर एनर्जी लेवल से यदि लो एनर्जी लेवल पर ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो आप स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि ग्राउंड स्टेट पे नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, किसी हायर एनर्जी से हायर एनर्जी में ही हो रहा है तो कैसे आप स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेंगे। तो क्या ये सारे आंसर आपको तैयार है? आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये सब तैयार है। यदि तैयार है तो द बेस्ट, और यदि नहीं तैयार है तो भी, नहीं तैयार है तो भी बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, शुरू से लेकर लास्ट द एंड तक। बीच में आगे पीछे भगा करके स्पीड के साथ मत देखिएगा, कायदे से देखिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते जाएगा। तो चलिए, तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल जहाँ पर हम लोग कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, पहला क्वेश्चन है, लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबरिंग करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इज 0.32 एंगस्ट्रॉम। what will be wavelength of K बीटा लाइन। ओके, अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखिए। पहला ऑप्शन ये दिया है 0.27 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन 0.32 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 0.39, और चौथा ऑप्शन है डी, चौथा ऑप्शन है 0.49 एंगस्ट्रॉम। यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे अभी जो भी लिए जा रहे हैं सब आपका जो नीट का एग्जाम, जस्ट जो नीट का एग्जाम है आपका है, सब उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। चलिए, कोशिश करिए, तुरंत निकालिए आंसर इसका। ये क्वेश्चन एक्स रेज में भी मैं बता चुका हूँ, पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, तो P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर, यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए, हो गया है, वीडियो को रोकिए और तुरंत ही सॉल्व करिए वहाँ पर। आइए, अब अपना आंसर मिलाइए। सॉल्व हो गया हो तो अपना आंसर मिलाइए। इसका आंसर आएगा, पहले आंसर पे निशान मारिए कि आंसर कौन सा है। इसका आंसर आएगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी ऑप्शन को हटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे आप। तो चूंकि आप थ्योरी पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि एक्स रेज का पूरा चैप्टर पढ़े हुए के अल्फा लाइन, तो जब लिखा जाता है अल्फा बीटा गामा के एल ना, के अल्फा के बीटा के गामा, या एल अल्फा एल बीटा एल गामा, या एम अल्फा एम बीटा एम गामा, मीन के एल एम सीरीज जो होती है। तो जब उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा लगा देते हैं तो इसे कौन सी एक्स रेज कहते हैं? ये कौन सी एक्स रेज है? कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज है। तो बी श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एक्स रेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्स रेज, यू नो वेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्स रेज। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस एक्स रेज और कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। पीछे एक्स रे का चैप्टर है, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ डिटेल में जाके देख लेंगे। एक्स रे यदि छूटा हुआ नहीं पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिए वहाँ पर जा करके। ओके, अब चलिए यहाँ पर, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो वेवलेंथ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है? 1/λ इक्वल टू आर। मोसले करेक्शन जेड पहले था, लेकिन मोसले करेक्शन के बाद में जेड माइनस बी हो गया, बी होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आप किसका निकालने जा रहे हैं? देखिए ये अभी के है और ये भी के है। तो जानते हैं कि के सेल के लिए के सेल के लिए n1 का मान हमेशा 1 होता है। के लिए 1, n1 1 और n2 n से ऊपर कोई भी। तो मैं थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ फिर से। चलिए इधर ले लूँ। हाँ देखिए याद रहे हमेशा यह के एल एम एन ओ। ओके, जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से के सेल पर ट्रांजिशन होता है तो हायर एनर्जी लेवल कौन सा हो गया? देखिए ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है और भी हो सकते हैं ना। तो जब कहीं पर भी के सेल पर ट्रांजिशन होता है तो पहली लाइन को बोलते हैं अल्फा, दूसरी लाइन को बोलते हैं। तो अब के पर हो रहा है तो नाम पूरा हो जाएगा के अल्फा, और वेवलेंथ है तो लैम्डा। यानी कि पहली लाइन क्या, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे आप? लैम्डा। के सीरीज का है, पहली लाइन है तो अल्फा। अब ऐसे मैं कहूँ दूसरी लाइन, फर्स्ट लाइन है, मैं कहूँ दूसरी लाइन का वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? तो बोलिए कैसे लिखेंगे? सेकेंड लाइन का वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? लैम्डा। किसका? सेकेंड लाइन है ना, किस सीरीज की? के सीरीज की। तो के सेकेंड लाइन का बोला बीटा, तो पहला अल्फा बीटा गामा ऐसे ही। अब मैं कहूँ कि थर्ड लाइन का वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे? लैम्डा। कौन सीरीज? के। कौन सी लाइन है? थर्ड, गामा, ऐसे लिखेंगे। क्लियर? यानी कि अब आप श्योर हैं कि जो पहली लाइन है उसके लिए n1 की वैल्यू लोअर एनर्जी लेवल 1 है, और n2 बराबर कितना हुआ है? देखिए n2 ऊपर वाली लाइन n बराबर 2 है, तो k के लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3, n के लिए n बराबर 4, लाइक दिस। तो n2 कितना हुआ? 2 हो गया। सेकेंड लाइन यदि मैं कहता लिखने के लिए तो आप कहते हैं कि n1 तो वही रहेगा 1 ही, लेकिन n2 देखिए ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? 2 बार का 3 से, तो आप कहेंगे n2 बराबर 3 है। इस तरह से निकाला जाता है वेवलेंथ। तो यह पीछे लेक्चर में भी था। चलिए यहाँ पर भी एक बार रिवाइज कर दिया इस बात को। क्लियर हो गए? आइए अब आगे बढ़िए, अगला पॉइंट। हाँ अब जा देखिए, अब इस इक्वेशन को आपका क्या दिया हुआ है? के अल्फा लाइन दी हुई थी, तो कैसे लिखिएगा? 1/λ के अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 0.32 दिया हुआ था ना। चलिए फिलहाल अभी वैल्यू ना रखिए, 1/, रखना पड़ेगा, अभी वैल्यू ना रखिए। चलिए आर पहले फार्मूला बना दीजिए, आर जेड माइनस, और बी को कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और के सेल के लिए बी का मान होता है 1 हमेशा। के सेल के लिए बी की वैल्यू होती है 1, और एल सेल के लिए बी की वैल्यू होती है 7.4 एंड सो। तो फिलहाल हमेशा आपको के सीरीज जनरली दिया जाता है। तो जेड बी बराबर -1 हुआ, तो -1 का स्क्वायर हो गया। अब 1/n1 स्क्वायर। चलिए अभी तो समझ गए, इसको मिटा दिया जाए। आइए हाँ देखिए, तो 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1/, पहली लाइन थी अल्फा लाइन है, पहली लाइन है, तो पहली लाइन थी अल्फा, n2 बराबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसको और आगे सॉल्व किया, 1/λ के अल्फा बराबर r जेड -1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आया? 1 माइनस यहाँ पे 1/4, और छोटा कर दीजिए, और छोटा करेंगे तो r जेड -1 का स्क्वायर,
और यहाँ पे कितना जाएगा 4 3/4, तो इंटू 3/4 हो गया। मीन्स कि मिला कि हम लोगों को 1/λ के अल्फा बराबर फाइनली क्या मिला 3r z-1 स्क्वायर अपॉन 4। ये है पहला इक्वेशन। ओके, अब इस क्वेश्चन को यही तरीका है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। और अब यहाँ पे देखिए एक ही तरह के दो क्वेश्चंस होंगे, एक तो यह एक्स-रेज का होगा और ठीक इसी के जैसा अभी और आगे आएगा, और आगे अभी जस्ट इसके पीछे लेक्चर्स में आपको बताया हूँ कि ठीक इसी के जैसा एटॉमिक स्पेक्ट्रा आता है, यानी कि जहाँ पर डायमंड बामर पास्टम ब्रैकेट फुल पड़े हुए हैं वो वाली लाइन। तो ठीक दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अब आपको देखना होगा कि वह क्वेश्चन एटॉमिक स्पेक्ट्रा का है या कि एक्सरे स्पेक्ट्रा का, इसको देखना होगा। ठीक, चलिए अब जस्ट ऐसे ही अब आइए अगला पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर भी क्या निकाला आपने, अभी तो जो पहला कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा। अब ये ट्रांजिशन ये वाला हटा दिया जाए, समझ में आ गया ना, ये लाइन नोट कर लीजिए ठीक से, देखिए अच्छी तरह से, हो गया। यदि हो गया है तो फिर आइए हाँ, अब देखिए अब जो इसको पूछ रहा है, यदि ऐसे ही इक्वेशन बनाया जाए तो अब इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/λ के बीटा बराबर 1/λ के बीटा बराबर, के बीटा पूछ रहा है तो 1/λ के बीटा बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला सब कुछ वैसे ही रहेगा, r z-1 के सीरीज है तो b का मान 1 ही रहेगा, और बीटा लाइन है, हाँ पहली लाइन है तो बीटा मतलब दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन के लिए n1 हमेशा जानते हैं 1 ही रहता है के सेल का, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ओके, अब जा देखिए सॉल्व करिए इसको, r z-1 का स्क्वायर इंटू कितना जाएगा, ये हो गया 1 माइनस यहाँ हो गया 1/9 हो गया, या बराबर क्या हुआ r z-1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 9 और -1 8/9 हो गया, या 8r z-1 का स्क्वायर अपॉन 9। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आपके सामने दो इक्वेशन बने, इस क्वेश्चन को ये रहे या चाहे एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अंतर क्या होगा कि वहाँ पर बी नहीं, मोस्टली करेक्शन एक्सरेज में है, वहाँ पर बी नहीं होगा, तो वहाँ पर RZ स्क्वायर होगा। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी करने का प्रोसेस एक ही है। चलिए अब क्या करना है भाई, अब आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन है और आपके सामने अब ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देना है। तो क्या इसको हटा दिया जाए, देखिए नोट कर लिया कि नहीं, कर लिया, आइए अब हाँ, तो देखिए इसको कर चुके हो तो हटा दिया जाए अभी इसको, हो गया भाई। हाँ देखिए मैं हटा रहा हूँ अभी इसको, हो गया। आइए अब जा देखिए, तो 1 अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया जाए डायरेक्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपान इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में चलिए, तो 1 अपान लेमडा के अल्फा है तो लेमडा के बीटा ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा के बीटा अपान क्या लेमडा के अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आएगा क्या फर्स्ट अपान सेकंड आएगा, तो 3r z-1 का स्क्वायर है अपान क्या 4 है इंटू ए रिवर्स हो जाएगा 9/8r z-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, चलिए r z-1 का स्क्वायर r z-1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेमडा के बीटा अपान लेमडा के अल्फा बराबर कितना हुआ, देखिए यहाँ पर 3 है और 4 है, तो 9 × 3 ना 27 हो गया, 27/32 हो गया। देखिए तो आ रहा कितना 27/32। अब और छोटा कर दिया जाए
तो हाँ, और छोटा कर दिया जाए। देखिए, तो लेमडा के बीटा की वैल्यू निकालनी थी। लेमडा के बीटा बराबर, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27/32 इंटू लेमडा की अल्फा। ओके, तो लेमडा के बीटा बराबर कितना हो गया, 27/32 इंटू क्या, देखिए अब ये लाइन कितनी दी हुई थी, 0.32 दी हुई थी, तो लेमडा की अल्फा का मान अब रख देते हैं। देखिए लेमडा की अल्फा की वैल्यू दी हुई है ना 0.32 एंगस्ट्रॉन, तो 0.32 एंगस्ट्रॉन वैल्यू दी हुई थी। तो लेमडा के बीटा बराबर कितना हुआ, सीधे कैंसिल हुआ, 10⁻² आया, और ये 27 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉन आया, यानी कि लेमडा के बीटा बराबर 0.27 एंगस्ट्रॉन। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व हो गया। तो आपको एग्ज़ाम में फास्ट करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप इसको आपको एग्ज़ाम में फास्ट हमको आपको समझाना है, तो मैं स्लो सॉल्व कर रहा हूँ, और आपको एग्ज़ाम में फास्ट इसको जल्दी से कैलकुलेट करना होगा। मोस्ट यह एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो यह एक्सरे वाला रहेगा, या नहीं तो फिर वहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइमन बामर पास्टन सीरीज से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हो गया सबका। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ना। तो मैं लिख रहा हूँ ये सेकंड, देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द, हाँ क्वेश्चन लिखिए नंबर, नेक्स्ट नंबर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चेंज इन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चेंज इन एक्सरे फोटोन, चेंज इन वेवलेंथ of X-ray photon when it is scattered through an angle, when it is scattered at angle 90 degree by suitable matter, ओके, बाय सुटेबल मैटर। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहला 0.048 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी 0.012 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी 0.0242 एंगस्ट्रॉन, और डी 0.422 एंगस्ट्रॉन। हमारी आंसर, हाँ एक्सरे की स्कैटरिंग, तो क्या पूछा जाएगा, कौन सा आ जाएगा, आप नहीं जानते। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन सही सब आएंगे। हाँ सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया भाई। हाँ तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, चेंज बताना है ना, चेंज बताना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। चलिए, तो यह किस टॉपिक का क्वेश्चन है, पहले तो आपकी थ्योरी पूरी तैयार होनी चाहिए। यह किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो आइए मैं थ्योरी के साथ इसका आंसर देता हूं। तो फिलहाल यदि आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर पहले मिलाइए। तो इसका आंसर है, दिस इज द आंसर,
यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सबको हटा दीजिए। हाँ, तो बाकी सबको हटा दीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया। चलिए, अब यह क्वेश्चन है कॉम्पटन इफेक्ट का। किसका क्वेश्चन है? कॉम्पटन इफेक्ट का। चलिए, तो थ्योरी जो पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आइए फिर से देख लीजिए एक बार। तो कॉम्पटन इफेक्ट है क्या? तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है? स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज। स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज किससे? फ्रॉम कार्बन ब्लॉक मीन्स क्या? ग्रेफाइट। कार्बन ब्लॉक या ग्रेफाइट। ओके, ये हटा दीजिए सर। हाँ चलो भाई, तो कार्बन ब्लॉक या ग्रेफाइट। ओके, अब आइए हटा दें पूरा इसको। हाँ, आंसर आपको याद है 0.242 आंसर होगा इसका। चलिए, अब तो जैसे सपोज करिए कि ये एक्स रे फोटोन है, यह एक्स रे फोटोन है। ओके, और फोटोन एक्स रेज फोटोन है यह, और ये जा करके किसी कार्बन ब्लॉक पे टकराता है। ओके, कार्बन ब्लॉक यानी कि ग्रेफाइट, इसका कोलिजन होता है। तो जब कोलिजन होगा तो क्या चांसेस होंगे? यह फोटोन स्कैटरिंग इस फोटोन की होगी, ये फोटोन स्कैटर कर जाएगा, इसी को कहते हैं ना स्कैटर्ड फोटोन। और यह एंगल कितना बनाया? सपोज करिए थीटा। और इससे यदि सफिशिएंट एनर्जी है एक्सरे की, तो और है ही, एक्सरे है तो एनर्जी सफिशिएंट है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मीन्स कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? चलिए, जितना आपको ज़रूरत है बस उतना ही सीखना है, क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है, तो आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही। चलिए भाई, अब यह एंगल फाई है। एंगल क्या है? फाई। इसमें लीनियर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कैसा कोलिजन हो गया? इलास्टिक कोलिजन है। तो नंबर 1 यह इलास्टिक कोलिजन है। किसके बीच? फोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच। जिस इलेक्ट्रॉन की मीन्स कि ये फोटॉन गया है तो किसी इलेक्ट्रॉन से ही इसका कोलिजन हुआ होगा। तो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन किसके बीच? तो बिटवीन फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटॉन एंड देखिए, फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच इलास्टिक कोलिजन है। अब फोटॉन को यहाँ पर क्या माना गया है? तो फोटॉन माना नहीं गया है वर्क एज। तो फोटॉन एक्सरे का फोटॉन वर्क एज पार्टिकल। इसलिए कहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है? तो कहते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट फोटॉन के पार्टिकल्स नेचर को शो करता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट सोच पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन क्या शो करता है? यह पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन को शो करता है। अब देखिए, तो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और हुआ क्या? दूसरा नंबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या बनी रही? कंजर्व बनी रही। और तीसरी बात क्या हुई कि लीनियर मोमेंटम भी क्या बना रहा? कंजर्व बना रहा। ये बातें हुई। अब जो फोटॉन है, सपोज करिए कि जो फोटॉन आ रहा था उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा,
और जो फोटॉन स्कैटरिंग जिसकी हुई है वो है लेमडा डैश। तो नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ द लेमडा डैश, नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ द दिस लेमडा डैश। तो यू नो दैट लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? मीन्स कि लेमडा माइनस लेमडा डैश माइनस लेमडा बिकम्स डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इक्वल टू क्या? इक्वल टू इसी को कहते हैं ना कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि चेंज इन द वेवलेंथ, तो कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। दिस लेमडा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। डेल्टा लेमडा को कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। अब यदि इसकी वैल्यू रख दिया जाए डेल्टा लेमडा बराबर कितना आया? एच। देखें तो यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट पर लिखने के पहले एक बात और कि 1 माइनस, अब यह एंगल दिया था 90, तो यहाँ पर रख दीजिए cos 90। तो जब cos 90 रख देंगे तब जो वैल्यू आएगी, अब वो देखिए डेल्टा लेमडा बराबर कितना आया? एच अपॉन एम नॉट सी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी स्पीड ऑफ द लाइट, और ये cos 90 जीरो हो गया तो ये इतना आया। अब इसे कहेंगे कॉम्पटन शिफ्ट, दैट इज अ चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ। ओके, फैंटास्टिक। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट पहला क्वेश्चन यह आपके लेवल पर क्या पढ़ना है आपको। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है? पहला क्वेश्चन। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है? कॉम्पटन इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ द एक्स-रेज, एंड देयरफॉर यू कैन से फोटॉन के फॉर्म में है तो फोटॉन पार्टिकल की तरह से व्यवहार करता है, फोटॉन पार्टिकल की तरह से व्यवहार करता है, यानी कि यह प्रूफ करता है कि लाइट भी क्या है? पार्टिकल नेचर है। क्लियर? लाइट भी क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर। यहाँ एक्सरे क्या शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर। तो फोटॉन क्या शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट। यहाँ पर चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का कोलिजन इलास्टिक है, और इलास्टिक कोलिजन में ही काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो कौन सी क्या क्या कंजर्व हो गया? काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, ये सब कंजर्व हो गया। चलिए अब यह फार्मूला प्रूफ इसका आपके लेवल पर नहीं है। आपसे कुछ क्वेश्चन आता है आपके आईआईटी और नीट में, जो क्वेश्चंस आते हैं वह शिफ्ट पर केवल आते हैं, यानी कि आपको केवल उम्मीद करता है, आपको जो एग्जामिनर है यानी कि जो एनटीए है, केवल वो आपसे ये जानना चाहता है कि कॉम्पटन शिफ्ट होता क्या है और कॉम्पटन शिफ्ट में चेंज कितने होते हैं, क्या होता है। बहुत डीप थ्योरी है, उसमें आपको ऊपर नहीं नीचे नहीं जाना है, केवल ऊपर का आपको नॉलेज चाहिए। तो लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा प्लस एच अपॉन सो मच, दिस इज द फार्मूला पुट बाय द कॉम्पटन। और कॉम्पटन के साथ एक और भी साइंटिस्ट था, डेवी नाम था उसका। तो कॉम्पटन एंड डेवी, लेकिन चूंकि कॉम्पटन के नाम से ही ज़्यादा फेमस है तो कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं हम लोग इसको। तो उनके साथ में एक और साइंटिस्ट था, डेवी नाम का साइंटिस्ट था, वो भी साथ में था। तो लेमडा डैश लेमडा सो मच, तो लेमडा देखिए तो ये क्या है? तो लेमडा डैश इज द दिस वेवलेंथ ना, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्स-रेज। लेमडा क्या है? इनिशियल। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। एम नॉट क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। 1 माइनस कॉस थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो थीटा इज हियर एंड फाई दिस इज द हियर। फाई क्या है? एंगल ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, किस एंगल पर रिकॉइल किया है। और ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो दिस थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कीप इन माइंड। एंड नाउ एज द वैल्यू ऑफ द थीटा चेंजेस, as the value of the theta changes, the change in this value is also changes. But at the when this theta becomes 90 degree, when this theta becomes 90 degree, and then cos 90 will be, that will be the 0, and the change will be delta lambda will be h upon m naught c. So delta lambda equal to h upon m naught c. The value of h is the Planck constant, that is the fix. M naught mass of the electron, rest mass of the electron, that is also fixed, and c is the speed of the light, that is also fixed. And therefore at the 90 degree this will be the constant, and due to this constant this is called Compton shift या change in the wavelength। हो गया? चलिए, या इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रल चेंज। आइए अब तो फिर अब आपका आंसर क्या आया है ना? तो आपका आंसर क्या आया? अब चलिए
अब अपने आंसर को बताने के लिए, फाइनल आंसर बताने के लिए अब यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं है। देखिए सारी वैल्यू आ चुकी है, तो यही पूछा था आपसे डेल्टा लेमडा का मान। तो डेल्टा लेमडा बराबर कितना, एच का मान रख दीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन m नॉट 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू c 3 इंटू 10⁸ एंड नाउ सॉल्व दिस delta lambda will comes as 0.0242 angstrom. This is the fantastic answer. So this is the answer 0.0242. तो दिस विल बी, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसी को? इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू तो वैसे ही याद होनी चाहिए, तो देखिए वहाँ पे आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। ओके, तो देखिए तो एच सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे बोलते हैं, इसे यही कहलाता है कॉम्पटन शिफ्ट। मान लीजिए न्यूमेरिकल न दे और केवल इतना ही कह दे कि कॉम्पटन शिफ्ट विल बी और 4 ऑप्शन दे दे, किसे मारेंगे? तो कॉम्पटन शिफ्ट विल बी क्या होगा? तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू याद ही होनी चाहिए। क्या? 0.0242 एंगस्ट्रॉम, दैट इज द वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे कुछ और बातें, स्ट्रॉ नॉलेज। इस क्वेश्चन पे स्ट्रॉ नॉलेज क्या होना चाहिए? चलिए, अब यदि सपोज करिए कि यहाँ पर यदि मैं 0 रख दूँ, यानी कि जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा? चलिए थीटा रख करके देखा जाए 0 हुआ तो क्या हुआ। ये थीटा को 0 कर दो, 0 कर दो मतलब यह है कि ये जो फोटॉन है वह सीधे स्ट्रेट पार कर रहा है। तो होगा क्या? यदि मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो काश 0 1 होता है, और -1 0 हो जाए, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, शिफ्ट 0 हो जाएगा ना। आइए तो स्ट्रॉ नॉलेज, ये वैल्यू नोट कर लिया। चलिए अब स्ट्रॉ नॉलेज 2 चीज़ें यहाँ से क्या पूछी जा सकती हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, स्ट्रॉ क्या पूछा जा सकता है। हाँ, स्ट्रॉ क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि व्हाट विल हैपन 90 पे थीटा पे क्या हुआ। नंबर 1 कर दीजिए कि थीटा का मान जब 90 डिग्री था तो क्या हुआ। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री था तो बातें क्लियर हो गई। क्या हुआ कि लेमडा डैश माइनस लेमडा, यानी कि डेल्टा लेमडा का मान कितना आएगा? तो वो आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कैटर्ड एक्सरेज होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बढ़ करके कितना हुआ? ये उधर गया तो लेमडा प्लस 0.0242 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कीप इन माइंड means this shows that in such situation lambda dash will greater than lambda, यानी कि lambda dash greater than lambda, lambda की वैल्यू बढ़ गई। ओके, आइए अब 2 नंबर पे चलते हैं। नंबर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी? हमने बोला कि थीटा का मान 0 हो तो क्या होगा। चलिए थीटा बराबर 0 रख के देख लीजिए, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा इक्वल टू क्या आया? 0। क्या हुआ? इसका मतलब कि लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा, नो चेंज इन द वेवलेंथ, मीन्स नो चेंज इन वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अब आइए जैसा और देखते हैं। नंबर 3 एक और चेक करते हैं। नंबर 3, चलिए तो नंबर 3 हम ऊपर लिखते हैं। हाँ, नंबर 3 का केस क्या हो सकता है? अब देखिए यहाँ हटा दिया जाए इसको। तो नंबर 3 में क्या हो सकता है? चलिए थर्ड नंबर देखिए। अब इवेंट थीटा विल बी 180 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन। तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos 180 ले सकते हैं। अब लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू डेल्टा लेमडा इक्वल टू क्या? h अपॉन m नॉट c इंटू यहाँ पे क्या आया? cos 180 यानी कि -1 माइनस प्लस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया जाए कि यहाँ पर कितना आ गया? 2h अपॉन m नॉट c। मीन्स अब मैं कहूँ कि ये लेमडा डैश बराबर क्या होगा?
तो देखिए अब लेमडा डैश बराबर क्या हो रहा है, हाँ लेमडा डैश बराबर क्या हो देखिए, तो अब लेमडा डैश बराबर देखिए लेमडा बदल गया, तो लेमडा प्लस यानी कि 2h/m0c मीन्स कि जितना आया था h/m0c उसका 2 गुना अब जुड़ जाएगा इसमें। तो अब चलिए मैं इसका फाइनेंशियल लिखूँ, तो लेमडा डैश जितना लेमडा था प्लस 0.02 था ना, तो 4 हो गया, 2 होता है ना, तो 2 4 का 8 हुआ और 2 का फिर 4 हो गया, इतना जुड़ जाएगा। क्लियर? तो देख रहे हैं हम कि जब 90 डिग्री है तब भी जुड़ गया, तब कितना जुड़ा उसमें, यानी कि जब 90 डिग्री एंगल पर स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री है तो स्कैटर्ड फोटॉन का जो वेवलेंथ आ रहा है उसमें जितना इनिशियल था उसमें 0.0242 एंगस्ट्रॉन जुड़ गया। और जब एंगल 180 डिग्री था तब फिर इनिशियल में जुड़ गया, अब उतना कॉम्पटन शिफ्ट का 2 गुना जुड़ गया। कॉम्पटन शिफ्ट का 2 गुना कितना जुड़ा, मतलब कि देखिए यहाँ पर 0.0484 एंगस्ट्रॉन, ये इतना एंगस्ट्रॉन जुड़ गया 2 केस। और जब 0 था तो क्या हुआ, देखिए 0 था, इसका मतलब ये हुआ कि वह जब 0 था तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी चेंज स्कैटरिंग हो गई। अब कॉम्पटन ने इसकी व्याख्या किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन और फोटॉन सिस्टम मैसिव होते हैं, यानी कि जब वो टाइटली बाउंड होते हैं तब वो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वो सीधे स्कैटरिंग हो जाती है। और जब कभी फोटॉन लूजली बाउंड, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में होता है, लूजली बाउंड होता है, तब उस समय उसका क्या वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो बस आपको इतना ही जानना है कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन शिफ्ट क्या, कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ एक्स रेज शो करता है। अब ये सारी व्याख्या हो गई। हाँ, अब सवाल यह है कि क्या कॉम्पटन इफेक्ट किसी और को लेकर के देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो देखा जा सकता है। क्या लाइट ले लिया जाए तो फिर देखा जा सकता है कि नहीं, तो नहीं देखा जा सकता। सवाल ये क्यों नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट जो होगी दैट विल वेरी 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 लेस, दैट विल बी नेग्लिजिबल। होने को तो किसी से भी होगा लेकिन वह नेग्लिजिबल होगा, और इसलिए यानी कि उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी जो इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करा सके। तो और होगा तो बहुत ही कम। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए कॉम्पटन शिफ्ट केवल एक्स रेज के साथ किया जाता है। कहा जाए कि लाइट के साथ क्या होगा तो कहेंगे कि दैट विल वेरी नेग्लिजिबल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। तो ये था कॉम्पटन शिफ्ट पर न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है कॉम्पटन इफेक्ट से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन गेस किए हुए क्वेश्चन हैं आपके नेट एग्जाम के लिए, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, जो भी नंबर हो। क्वेश्चन, इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज revolving around nucleus in orbit 5.3 into 10 power minus 11 meter with velocity तो वेलोसिटी दिया हुआ है विथ वेलोसिटी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है। व्हाट इज दैट करंट इन द ऑर्बिट, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज करंट इन ऑर्बिट। तो आपसे
करंट पूछा हुआ, सारे क्वेश्चंस आपकी IIT और नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब। हाँ, पहला 2.2 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 5.3 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 1.06 मिली एम्पियर। मार दीजिए आंसर। हाँ, आंसर मारिए दनादन। बिल्कुल ही टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करते समय, कुछ भी नहीं लगे अभी सब। तो मैंने अभी कुछ लोगों को हमने मैसेज भी किया था, बताया भी है अभी ना, बताया भी था अभी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं इस समय, और सभी जो भी वीडियोज आ रहे हैं और इधर नीट के एग्ज़ाम तक अभी आपके जो भी वीडियो आएंगे तो सारे वीडियो को टाइम निकाल करके उसको, इस समय प्रेशर है आपके पास, मैं जानता हूँ, लेकिन जानते हैं ना कि फिजिक्स आता है तो झमाझम आता है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो सारा किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो नहीं तो एकदम टाइम निकाल करके सारे फार्मूला, सारे न्यूमेरिकल जो भी बताया हूँ सब सॉल्व कर डालिए, तो मज़ा आ जाएगा आपके रिजल्ट में। ओके, इन्हेंस कर जाएगा नंबर आपका, मार्क आपकी रैंक। फिर आप जल्दी करिए, देखिए सामने सब क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मारिए जल्दी निशान, 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर मारिए। चलिए, हो गया, सॉल्व कर लिया। चलिए, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब सोच रहे होंगे कैसे, चलिए आ जाइए, अब देखिए कैसे कैसे। ओके, हाँ, जानते हैं कि आपको बताना है करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इन द ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो आपको फार्मूला बताया हूँ, करंट का आई का फार्मूला बताया हूँ, कैसे वेरी करता है सब याद करवाया हूँ। बहुत ही गजब के सारे एपिसोड हैं, सारे के सारे सब एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गजब के हैं। सब तैयार हो तो फिर टॉप कर जाएंगे। तो आई बराबर कितना हुआ, तो चलिए, तो या तो डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, अदरवाइज वेरी सिंपल, इसको तो निकाल सकते हैं वैसे ही। कैसे, आई बराबर Q/T, यानी कि एक चक्कर में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है वही करंट होता है। तो जानते हैं कि आई बराबर Q/T, यानी कि 1 सेकंड में बहने वाले चार्ज की मात्रा को ही आप करंट कहते हैं। तो आई बराबर Q/T होता है। अब जैसा देखिएगा, आई बराबर, अब यहाँ पे आई कितना होगा, Q क्या है, तो Q एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। नंबर दिया होता है कि 500 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 500 ले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, और टाइम कितना लगा, 2 पाई, टाइम टी दिया ही है, और जानते हैं टी बाब होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप इस ओमेगा को ऊपर कर दीजिए तो ई ओमेगा बराबर 2 पाई हो जाएगा। हो गया। अब जा देखिएगा फिर आई बराबर, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को उस फार्म में सॉल्व करना है कि जिस फार्म में हमारे पास डाटा उपलब्ध है। तो आपके पास में 2 चीज़ें दी हैं, एक तो आपको वेलोसिटी पता है और एक आपको रेडियस पता है ऑर्बिट का, 2 चीज़ें। यानी कि आपका फार्मूला जो भी आप फार्मूला, जिस फार्मूले से आप निकालिए ना, तो उस फार्मूले में वह फार्मूला किसे फार्म होना चाहिए, रेडियस से फार्म होना चाहिए, और किसे फार्म होना चाहिए, वेलोसिटी फार्म होना चाहिए। चलिए, अब आपके सामने ई ओमेगा बाई 2 पाई हो गया। अब ई हो गया ओमेगा 2 पाई ना, और ओमेगा बराबर आप क्या लिख देंगे, आप ओमेगा बराबर लीजिए। चलिए, ओमेगा बराबर आप ऐसे कर दीजिए कि वेलोसिटी फार्मूला है ना, तो जानते हैं कि v बराबर होता है r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर आप कर दीजिए v/r। देखिए ओमेगा बराबर क्या लिख दूँ, v/r 2 पाई इंटू r, ऐसे लिख दीजिए। फैंटास्टिक। चलिए अब जा देखिए, तो e की वैल्यू तो पता ही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, इंटू वेलोसिटी सीधे दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो गया, अपॉन क्या 2 पाई 2 इंटू 3.14 ना, 3.14 हो गया, और आर रेडियस, अब रेडियस देखिए दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11। ओके, एंड नाउ सॉल्व दिस।
यू विल गेट आई इक्वल टू कितना आएगा, तो आई इक्वल टू आएगा एग्जैक्टली ये वैल्यू आई है कैलकुलेट करने पर, मैं कैलकुलेट करके चेक कर चुका हूँ, तो 1.06 मिली एम्पियर, दिस इज द आंसर। चेक करिए, आप चाहे तो सॉल्व करके चेक करिए फास्ट। हाँ, अब एक बात ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बात क्या ध्यान देंगे, यह थोड़ा सा स्मार्ट में, तो इस बात का ध्यान देंगे कि यह वैल्यू फिक्स है। आप देख रहे हैं ना कि बोर रेडियस बता रहा है, यह आर बराबर 0 पॉइंट, जानते हैं कि बोर रेडियस पहला रेडियस हाइड्रोजन आइटम का जो फर्स्ट रेडियस होता है, यानी जो पहली ऑर्बिट होती है उसका जो रेडियस होता है उसी को बोर रेडियस कहते हैं। और वह जो बोर रेडियस होता है उसका रेडियस आर का मान कितना होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉन ही दिया हुआ है, यानी कि आप इसको क्या ले सकते हैं, कॉमन सेंस 0.53 एंगस्ट्रॉन ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, और आप ये भी जानते होंगे कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वह 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। तो 2.19 यानी कि 2.2 के अप्रॉक्स, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ जो वेलोसिटी होती है, देखिए ध्यान दीजिए, जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी दिया हुआ है, जो रेडियस होता है वही रेडियस दिया हुआ है। तो तब ये भी बात क्लियर है कि स्टैंडर्ड वैल्यू पर जो करंट का मान हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 1.06 होता है। तो इस क्वेश्चन को यदि आपको डाटा याद है तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर मार सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में आई का मान 1.06 मिली एम्पियर होता ही है, 1.06 मिली एम्पियर ही होता है, फिक्स है बिल्कुल ही। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है यह, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। यदि आप लकी होंगे तो देख रहे होंगे, और बैड लक होगा तो देख ही नहीं होंगे, या नहीं तो फिर आगे पीछे भगा के देख रहे होंगे ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक लाइन आप इस वीडियो का एक एक लाइन नोट करते जाइए। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखिए चलिए नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ longest wavelength in the Lyman series, to the longest wavelength of Balmer series will be option, पहला ऑप्शन 1/3, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 5/27, ऑप्शन डी 27/5। हाँ, मार दीजिए निशान। वेरी फंटास्टिक क्वेश्चन, आंसर मारिए। हो गया, 1 मिनट, वीडियो को रोकिए तुरंत वहीं पर, 1 मिनट का टाइम लीजिए, तुरंत वीडियो रोकिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके अपने आप को चेक करिए। आपका एग्जाम बड़ा करीब है, बहुत ही कम दिन बचे आपके एग्जाम में, जल्दी से सॉल्व करिए, देखिए सब तैयार है कि नहीं। हो गया, आइए आंसर बोले। तो दिस इज आंसर, आंसर इज द सी, 5/27,
दिस इज द आंसर। अब कैसे, कैसे है ना क्वेश्चन, कैसे। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तैयार है द बेस्ट, यदि नहीं तैयार है थोड़ी सी मेहनत कर दो, निकल जाएगा कंपटीशन। क्यों? क्योंकि आप लकी है कि P100 फिजिक्स पे पढ़ रहे हैं आप ना, तो इसलिए जो चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल रही है, तो ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए, जल्दी जल्दी तैयार कर रही सब, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए ओके। तो अब एक कैसे मैं अब सॉल्व करके इसको दिखा रहा हूँ कैसे। चलिए तो हम लोग को बताना है कि रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट ना, रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बॉमर। चलिए भाई, अब एक बात पहले समझा दूं आपको। जैसे मान लीजिए यह एनर्जी लेवल है, ओके, ये एनर्जी लेवल है, सपोज करिए एनर्जी लेवल है, ठीक। और यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। पहली बात यह है कि लाइमन सीरीज कहाँ से, पहली लाइन लाइमन की तो जानते हैं कि जब n1 बराबर 1 होता है तो लाइमन कहते हैं, n1 बराबर 2 होता है तो बॉमर कहते हैं, n1 बराबर 3 होता है तो पाशन कहते हैं, n1 बराबर 4 होता है तो ब्रैकेट कहते हैं, एंड लाइक दिस। तो फर्स्ट लाइमन की यानी पहला ट्रांजिशन क्या पे होना है, n1 इक्वल टू 1 पर होगा तो लाइमन बोलेंगे। तो लाइमन की पहली लाइन, मैं कहूँगी लाइमन की दूसरी लाइन तो आप कहेंगे कि ये लाइमन की दूसरी लाइन, ये लाइमन की तीसरी लाइन, ओके। अब आ जाइए बॉमर की बात करते हैं हम लोग। बॉमर सीरीज में जानते हैं कि n1 बराबर जब 2 होता है तो उसे बॉमर कहते हैं ना। जो यह विजिबल स्पेक्ट्रम में, लाइमन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में होता है, किसमें होता है, यह यूवी में होता है। और बॉमर लाइन किस में होती है, देखिए पहला स्पेक्ट्रम, बॉमर की पहली लाइन, बॉमर की दूसरी लाइन ना, ये बॉमर की तीसरी लाइन, एक इसमें होता है लाइट ना, लाइट मीन्स विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में होता है। ये किस में होता है, ये यूवी में होता है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज में होता है। बाकी सारे किस में होते हैं, इंफ्रारेड में होते हैं। फिलहाल आइए अब हम 2 की बात करते हैं। तो लाइमन की जो अंतिम लाइन होगी वह कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। और बॉमर की भी अंतिम लाइन कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। अब देखिए 2 बातें हैं यहाँ पे। अब पहले आप कैसे पहचानेंगे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन है, तो मैं आपको पीछे एपिसोड में, थ्योरी का एपिसोड जहाँ पर था, जहाँ न्यूमेरिकल भी सॉल्व था, वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बता चुका हूँ। फिर से यहाँ पर देखिए रिवाइज हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जानते हैं आप, क्या जानते हैं, कहीं पर भी जो लेमडा की वैल्यू होती है वह 12375 एंगस्ट्रॉन अपॉन डेल्टा ई किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ये बात आपको याद है, सिस्टमैटिकल वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा। अब जा देखिए, तो ये बात ये शो करता है कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा ई करता ना। जहाँ पर डेल्टा ई का मान जहाँ पर सबसे कम होगा वहाँ का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अब यदि मैं अंतिम लाइन की बात करूं तो एनर्जी गैप इतना है, देखिए दोनों फिंगर देखिए, हमारा एनर्जी का गैप इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब n2 का मान इनफाइनाइट होगा तो लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा शॉर्टेस्ट होगा, लेमडा हमेशा ही शॉर्टेस्ट होगा। तो यह यहाँ इसके लिए भी होगा और इसके लिए, दोनों के लिए हुआ ना। जब भी n2 का मान इनफाइनाइट हुआ, ध्यान दीजिए, जब n2 का मान इनफाइनाइट हुआ तो लेमडा का मान शॉर्टेस्ट होगा, ठीक। और अब यहाँ चलिए, जब एनर्जी, अब यहाँ देखिए यह एनर्जी सबसे कम है, तो बॉमर सीरीज की एनर्जी ये है, लाइमन सीरीज की एनर्जी ये है, ये सबसे कम है। तो जब एनर्जी कम होगी, यह एनर्जी सबसे कम है, तो जब एनर्जी सबसे कम है तो लेमडा ज़्यादा होगा, यानी कि यह लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम मीन्स लॉन्गेस्ट। तो यह लाइमन का लॉन्गेस्ट, यानी कि पहली बात यह कहा है कि लाइमन का लॉन्गेस्ट, तो लाइमन का लॉन्गेस्ट के लिए n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। कहा है बॉमर का लॉन्गेस्ट, तो ऐसे ही बॉमर के लॉन्गेस्ट के लिए n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। जस्ट इसी प्रकार यदि कहा जाए कि मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। चलिए एक बार सबका आंसर देखिए।
मैं कहूँ कि लाइमन की लॉन्गेस्ट मैक्सिमम कहिए या लेमडा लॉन्गेस्ट कहिए, लेमडा लॉन्गेस्ट, ओके, या लेमडा मैक्स। चलिए लेमडा मैक्स लिया, N1 बराबर कितना हुआ 1 और N2 बराबर कितना हुआ, N2 बराबर 2, तो लाइमन का लॉन्गेस्ट मिला। तो लाइमन का लॉन्गेस्ट, चलिए अब लाइमन क्या लॉन्गेस्ट, लाइमन लेमडा लाइमन लॉन्गेस्ट कब मिलेगा, जब N1 1 होगा और N2 का मान 2 होगा। ऐसे ही बामर लॉन्गेस्ट लेमडा कब मिलेगा, जब N2 बराबर 2 होगा और N2 बराबर 2 होगा, सॉरी, जब N1 बराबर 2 होगा और N2 बराबर 3 होगा। हो गया। तो दिस इज द कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं P100 फिजिक्स। ओके, चलिए तैयार हो गया। चलो बेटा, बहुत आसान है, सब कुछ समझ लीजिए तो बहुत ही आसान है ना, कुछ भी है नहीं, समझ लीजिए बहुत ही आसान सब कुछ ना। आप लकी है, मिला हुआ P100 फिजिक्स आपको। चलिए अजय, हो गया। आइए अब तो थोड़ा यहाँ बात कर लें हाँ, थोड़ा यहाँ बात कर लें। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जानते हो कि लगभग इस समय प्रेजेंट टाइम में 20 साल में लगभग 2000 तो होंगे ही होंगे। तो हाँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं गिने हैं, लेकिन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जो है वो MBBS डॉक्टर हैं, और BDS और BMS और इनका तो कोई गिनती ही नहीं है। जो भी आया है इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया वो बना ही बना ना, भले ही वो 1 साल लगा हो, 2 साल लगा हो, 3 साल लगा हो, लेकिन कोई ना कुछ नहीं तो BDS BMS BHMS तो कर ही रहा। लेकिन कम से कम 2000 तो MBBS डॉक्टर्स होंगे। अब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इंडिया के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट हैं जो एज ए डॉक्टर या तो पढ़ रहे हैं या तो ड्यूटी कर रहे हैं ना। और इंडिया ही नहीं, इवन फॉरेन, अमेरिका, लंदन में भी हमारे डॉक्टर्स हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो डॉक्टर्स हैं। मैं सबका नाम क्या लूँ, कितने का नाम मालूम है और कितने का नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे हैं, सब विदेश में हैं। बहुत सारे न्यूरो सर्जन हैं इस समय, तमाम है ना। फिलहाल चलो, तो तुमको भी बनना है ना उसी लिस्ट में, तुमको भी अपना नाम शामिल कराना है। इसलिए हाँ, ऑनलाइन अभी तक नहीं था। वे सभी के सभी लोग जो पढ़े हुए थे, सब के सब क्लास में पढ़े हुए थे, जिनकी मैं कॉपी लेता था, कॉपी चेक करता था, सब कुछ। लेकिन अब चूँकि ज़माना थोड़ा सा ऑनलाइन का आया, तो मैं तो कोरोना के बाद अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन आप यदि मान लो कि आप वहाँ पे रहते हैं जहाँ पर मैं हूँ, जिस सिटी में हूँ, तो यदि मैं आप वहीं पे रहते हैं तब तो आप ऑफलाइन मज़ा ले सकते हैं ज़बरदस्त। हाँ, फेस टू फेस बैठ के हम लोग पढ़ेंगे और आपकी कॉपी देखेंगे क्या कर रहे हो सामने। लेकिन यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि जितना जो भी चीज़ें आपको डिलीवर की जाती हैं ऑफलाइन क्लास में, वो सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं ऑनलाइन क्लास में। और अभी तो फिलहाल यूट्यूब पर ये तो फ्री है अभी। तो ऑनलाइन में अभी ये वेबसाइट बनेगी P100 फिजिक्स की, एक ऐप बनेगा। ऑनलाइन क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास चलेगी, तो ठीक वैसे ही ऑनलाइन क्लास भी आपको मिलेगा। तो जब बन जाएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, अभी तो इस प्रोसेस में है, तो जब बन जाएगा तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आगे वीडियो में ऐसे बता दूंगा ना, और उसका प्रचार कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आप एडमिशन अपना ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ तो मेन बात यहाँ पे हमको बतानी क्या थी, मेन बात यही बतानी थी कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं जो कोटा से पढ़ कर के आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो नहीं नाम नहीं लूँगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोटा से पढ़ कर के आए, 1 साल 2 साल रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने एक ही बात बताया हमको कि सर कोटा के किसी कोचिंग का नाम नहीं ले सकते हम लोग। तो वो उन्होंने यही बताया कि सर कोटा में बहुत सारे फलां कोचिंग में, इस कोचिंग में, उस कोचिंग में इतने सारे टीचर्स थे, मीन्स कि 10 टीचर, 15 टीचर, 20 टीचर, कहीं कहीं पर तो उन्होंने बताया कि सर केवल फिजिक्स में 40 टीचर हैं। तो 40 टीचर 45 टीचर हैं, लेकिन अब वो एक बैच को तो कोई पढ़ा रहा होगा 7-8 टीचर या 10 टीचर पढ़ाए होंगे मैक्सिमम। तो मान लीजिए कि वो लड़के ने 7-8 टीचर 10 टीचर से पढ़ा, लेकिन हर स्टूडेंट का एक ही रिजल्ट था। जब हमने उनसे व्यू लिया
तो एक ही रिजल्ट था कि सर वहाँ 40 लोग या 10 लोग या 20 लोग या 5 लोग ना जो मिल करके पूरी फीस पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है जैसा आप पढ़ाए। और सवाल ये कि मैंने पूछा कि किस ब्रांच को, तो उन्होंने कहा कि सर पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट तक ऐसा कहीं सर नहीं मिला, न वो लोग 40 लोग 50 लोग, ना आप अकेले। तो फिर ये आप लोगों का प्यार है, बच्चों का पसंद आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, क्लियर। तो मैं उन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि जो इसको पसंद करते हैं, जिसको प्रसारित करते हैं, एसडीपी सर एसडीपी सर एसडीपी सर है। अब आप कहेंगे सर तो नया क्या है, तो लोग हम लोग तो ये जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल कुछ नया है, तभी तो कुछ नया है। और कुछ नया है तो यह में भी ये हो सकता है कि जहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि सर वो 40 लोग मिल के 50 लोग मिल कर पढ़ाते हैं, तो मेरा भी इच्छा करती है कि कहीं चलो ठीक है उन्हीं के शहर में क्यों ना अपने भी चला जाए, है कि नहीं। तो ये हो सकता है कि हो सकता है कि उन्हीं के शहर में, यानी कहाँ, कोटा या दिल्ली, तो कहीं, हाँ कहीं बस ये प्लानिंग में है, तो हो सकता है कि वहीं सामने ही और ये जो क्लासेज हैं वहीं से डिलीवर हो रही हूँ, क्लियर। तो जब ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर। लेकिन आपको ऑनलाइन जैसे मिल रहा है वैसे मिलता रहेगा। आप क्लासेज में, आप चाहे गोरखपुर में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे बम्बई में रह रहे हो, कहीं पर भी ऑनलाइन क्लासेज तो कहीं से कर सकते हो। हाँ रही बात फेस टू फेस करने की, ऑफलाइन क्लास में बैठ करके साथ हमारे साथ पढ़ने की, तो जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज में, तो यह ऑफलाइन क्लासेज तो हो सकता है कि मैं जिस शहर में रहूँगा उस शहर वालों के लिए तो मस्ती होगी, लेकिन जहाँ पे नहीं रहूँगा, मान लो तुम दूर हो, तो तुम ऑनलाइन दूर से पढ़ सकते हो, क्लियर। ओके चलो फिलहाल अभी बात की बात है। हाँ आ जाओ बेटा, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का क्वेश्चन था कि रेशियो बताना था, क्लियर। हाँ थोड़ा सा अपना प्लानिंग बताया हूँ आपको। चलो तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो ये तो सब क्लियर हो गए हम लोग। तो यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, लेम्डा लॉन्गेस्ट। यहाँ से क्या मिल रहा है, लेम्डा लॉन्गेस्ट। अब इसकी वैल्यू, इसका रेशियो पूछ रहा है। अब आइए, तो पहले तो हमको कंसेप्ट भी जाना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी। बी श्योर 100% तुम्हारा फर्स्ट क्लास तैयार रहना चाहिए। वहाँ जोड़ना ना पड़े कि यह लंबा होगा कि ये लंबा होगा ना, ये ना करना पड़े। वहाँ पर 100% प्रैक्टिस कर लो, रफ पर। देखो कितना आसान है, देखो फैंटास्टिक तरीका। सबसे छोटी एनर्जी गैप जहाँ सबसे छोटा, वेवलेंथ वहाँ पर सबसे बड़ा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा लेमडा। जहाँ ये सबसे छोटा वहाँ पर लेमडा सबसे बड़ा, इस फार्मूले के अनुसार। बस आ जाओ, नोट कर लिया ये सब, जल्दी करो जल्दी करो, नोट करो, कर लिए। अब आगे बढ़ा जाए। देखो तो अब N1 और N2 की वैल्यू तो मालूम ही है, तो करना क्या, बस तुरंत अब आंसर निकाल दो, आ जाओ। चलो निकाल दो, तो अब हट मिटा दे। चलो आ जाओ, देखो हटा दिया जाए इसको। चलो अब इसको हटा दो, समझा दिया हूँ आपको, समझ में आ गई बातें। अब आंसर निकाल दो अपना, अब कैलकुलेशन कर दो, आंसर निकाल दो। हाँ तो कैलकुलेशन कर दो, चलो भाई आ जाओ। तो 1 अपॉन लेमडा 1 मान लेते हैं, लाइमन का मैक्स है ना, तो लाइमन के मैक्स लेमडा 1 मान लेते हैं। तो लेमडा 1 इक्वल टू कितना हुआ, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। हो गया। चलो भाई 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा, क्लियर, 1 इक्वल टू आर, चलो आर जेड स्क्वायर, एक 1/4 और 1 तो 4, 3/4, 3/4 कितना आ गया, 3r जेड स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। हो गया, आ जाओ। चलो अब यानी कि लेमडा 1 की वैल्यू कितनी आई, 4 अपॉन 3r जेड स्क्वायर गया, पहला हो गया। ये लाइमन का मैक्स, लाइमन लॉन्गेस्ट। देखो तो लेमडा लाइमन लॉन्गेस्ट, लेमडा लाइमन लॉन्गेस्ट को हमने लेमडा 1 मान लिया है। आ जाओ जस्ट ऐसे ही 1 अपॉन लेमडा 2 मान लेते हैं। बामर का लॉन्गेस्ट क्या होगा, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस, बामर का एन1 2 है ना, देखो बामर का एन1 2 है और n2 3 है, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर सॉल्व करिए, 1 अपॉन लेमडा 2 बराबर आर जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस कितना 1 अपॉन 9, हो गया। चलिए तो बराबर कितना आया, आर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ये 9 है
और ये 4 है, 36 होगा तो 9 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर 9 हो गया, नीचे 36 हो गया, तो 9/36 माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 36 बराबर कितना आया RZ स्क्वायर ब्रैकेट में कितना होगा 5/36 5/36 हो गया। चलिए आ जाइए, तो हाँ अब इसे हटा दूँ। चलिए मीन्स कि बामर लॉन्गेस्ट लेमडा बामर लॉन्गेस्ट क्या मिला तो 36 ऊपर चला जाएगा तो 36/5 RZ स्क्वायर, ये हो गई दूसरी लाइन हो गई। तो अब चलिए दोनों का रेशियो बताना था, तो पूछा क्या था λ1/λ2 पूछा गया था, तो λ1/λ2 पूछा था। चलिए भाई λ1 की वैल्यू आ चुकी है हम लोगों की 4/3RZ स्क्वायर इंटू क्या 5RZ स्क्वायर अपॉन 36। नाउ सॉल्विंग दिस व्हाट विल हैपन, तो λ1/λ2 बराबर RZ स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 4 से कैंसिल हुआ, ये 9 हो गया और यहाँ है 5 ऊपर और तो 5/27 दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर λ1/λ2 इक्वल टू 5/27 दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके क्लियर हो गए। तो चलिए तो हाँ तो आइए अब इस एपिसोड को मैं यहीं रोकता हूँ ना, अभी रोकता हूँ यहाँ पर, और अभी जस्ट इसके बाद में अभी हाँ क्योंकि अभी सभी रिमेनिंग्स क्वेश्चंस अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हैं, तो फिलहाल हाँ यहीं रोक ही दिया जाए क्योंकि लाइट नहीं है, तो अभी रोक देते हैं, फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके दैट्स ऑल, तुरंत मिलते हैं अभी।